हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल एंड ऑल्सो लॉन्च्ड किंडल वर्जन ऑफ स्वामी चिद्भावानंद जीज भगवद गीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया और स्वामी चिद्भावानंद जी की भगवद गीता का किंडल संस्करण भी लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। पहला तो है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, जिसका इस साल ये चौथा संस्करण था और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये जो फेस्टिवल है ये पूरी तरह से वर्चुअली मोड में 12 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन जी को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये जो फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेदा है उसको ग्लोबल लेवल पे और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो इसके लिए इस फेस्टिवल में इंटरनेशनल सेमिनार्स होंगे, एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे और बिजनेसेस की मीटिंग भी होंगी। और इसी टॉपिक में से जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये है, स्वामी चिद्भावानंद जी की भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया गया है। किंडल संस्करण यानी कि जो भगवद गीता है इसका ई बुक फॉर्म में इसे जारी किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जो ई बुक है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं, स्पेशली अगर यूथ्स में बात करें। तो इसी कारण से जो गीता के नोबल थॉट्स हैं उनको युवाओं तक पहुंचाने के लिए, जो गीता की मोरल वैल्यू है उसको युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो गीता है उसका ई बुक संस्करण लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर कार्ड एंड सैमसंग कार्ड साइंड एमओयू टू लॉन्च फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर कार्ड और सैमसंग कार्ड ने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर कार्ड और सैमसंग कार्ड ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत एक पेमेंट कार्ड डेवलप किया जाएगा जो कि फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड होगा। यानी कि इस कार्ड से पेमेंट करने के लिए जो कस्टमर हैं उनको फिजिकली रूप से कोई भी पिन इंटर नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से जो पेमेंट होगी पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस होगी। जो पेमेंट है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू हो जाएगी। तो इस कार्ड में एक इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर सेंसर लगा होगा जो कि ऑथेंटिकेशन और कस्टमर की वेरिफिकेशन के लिए, उनकी आइडेंटिटीज़ के लिए लगाया जाएगा। इसका यूज़ करके जो कार्ड होल्डर्स हैं ये किसी भी पीओएस टर्मिनल या जो भी मास्टर कार्ड चिप इनेबल टर्मिनल होंगे वहाँ पे जाके अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, SBI हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड रिलीज्ड बाई MEITY। भारतीय स्टेट बैंक MEITY द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में सबसे ऊपर है। तभी हाल ही में MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड जारी किया है और इस स्कोर कार्ड में लगातार तीसरे महीने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक ने टॉप किया है। तो ये जो स्कोर कार्ड है ये एक्चुअली में जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए जारी किया जाता है। अलग अलग डिजिटल पैरामीटर्स पे उन बैंक्स का क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है और SBI ने टॉप किया है ये लगातार तीसरे महीने। और SBI ने टॉप क्यों किया है, तो SBI ने जो उनका कस्टमर बेस है लगभग 13.5 करोड़ का, तो उनके द्वारा 64 करोड़ रुपए का UPI ट्रांजैक्शन जो है इसको रिकॉर्ड किया है। यानी कि सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं SBI में, इसी कारण से ये टॉप पे आया है। दूसरी चीज़ ये कि SBI ने जो उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जो भी UPI है या ऐप है, तो जितने भी उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके थ्रू 636 करोड़ ट्रांजैक्शन किए हैं। ओके, जो कि SBI के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका 67% है। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस SBI में ही हुए हैं डिजिटली रूप से, इसी कारण से SBI ने इसमें टॉप किया है। तो जो SBI है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और 1 जुलाई को ही भारत में SBI डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। टैगलाइन है, द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन और द बैंक टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट अपडेट है, एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड वेयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल डिवाइस। एक्सिस बैंक ने वेयर एंड पे नामक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पहनने योग्य डिवाइस लॉन्च किए हैं। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक वेरेबल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है वेयर एंड पे।
और इसके तहत जो एक्सिस बैंक है ये अपने खुद के 3 वेरिएबल पेमेंट डिवाइसेस बनाएगा, जो कि होंगे एक बैंड, की चैन और एक वॉच। तो ये 3 टाइप की पहनने वाली डिवाइसेस होंगी जिनमें एक चिप इनेबल्ड किया जाएगा, और उसके बाद जो भी कस्टमर हैं उनका जो बैंक अकाउंट है उस चिप से उनमें लिंक कर दिया जाएगा डायरेक्टली। और जो भी कस्टमर इनका यूज़ करके पेमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें POS डिवाइस पे जाके इसे फ्लैश करना होगा, और वहाँ पे वो 5,000 रुपये तक की एक बार में पेमेंट कर सकते हैं। तो जो एक्सिस बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। यहाँ का हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट अपडेट है GC मुर्मू री अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। GC मुर्मू जी को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये हैं GC मुर्मू जी, और ये भारत के 14वें CAG हैं। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और अभी हाल ही में इन्हें UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स में फिर से चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर लिया गया है साल 2021 के लिए। इसके पहले 2020 के लिए भी इन्हें ही चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनका काम क्या होगा वहाँ पे? तो जो यूनाइटेड नेशन है और जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनके लिए जो ऑपरेशंस होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, साथ ही वहाँ के जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए रिपोर्ट तैयार करना, और उनको ऑडिट करने के लिए जो पैनल बनाया गया है उसी पैनल को ये लीड करेंगे। और जो GC मुर्मू जी हैं ये जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, ये भी याद रखिएगा, और ये भारत के 14th CAG भी हैं। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर GP सामंत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। डॉक्टर GP सामंत जी को भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर GP सामंत को नए चीफ स्टैटिस्टिशियन यानी कि मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया है, और इनका कार्यकाल होगा 2 सालों का, और ये भारत के चौथे CSI बनेंगे। ये रिप्लेस करेंगे छत्रपति शिवाजी को, जो कि अभी सितंबर 2020 तक इन्होंने एडिशनल चार्ज लेके रखा था। और जो GP सामंत जी हैं ये अभी प्रेजेंट में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कार्य कर रहे थे, वहाँ पे ये एडवाइज़र थे। और CSI के साथ ही साथ डॉक्टर सामंत जी जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है इसरो हैज़ डेवलप्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार फॉर जॉइंट मिशन विथ नासा। इसरो ने नासा के साथ संयुक्त मिशन के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार विकसित किया है। तो अभी हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार का जो डेवलपमेंट चल रहा था उसको कंप्लीट कर लिया है। और ये जो SAR है इसे डेवलप किया जा रहा है, भारत का नासा के साथ एक मिशन है, वो है एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन का। ओके, तो ये जो सार है इसका यूज़ करके जो भारत का इसरो है और अमेरिका का नासा है वो मिलके एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षमता होगी काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज कैप्चर करने की। इसी कारण से ये जो SAR है इसे डेवलप किया गया है। इसका पूरा नाम दिया गया है नासा इसरो सार, शॉर्ट में बात करें तो निसार। और ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है जो कि डुअल फ्रीक्वेंसी में काम करता है। रेडियो बैंड में बात करें तो फ्रीक्वेंसी L और S बैंड दोनों में ही ये SAR काम करता है, और इस तरह का ये पहला सैटेलाइट मिशन होगा जो कि 2 डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसीज़ में काम करेगा। और ये जो मिशन है ये 2022 में लॉन्च होगा इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से। तो जो इसरो है यहाँ के चेयरमैन है K शिवन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और जो नासा है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़। भारत ने आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। तभी हाल ही में ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़ यानी कि शॉर्ट में बात करें तो ब्रिक्स CGETI, ओके, इसकी पहली मीटिंग हुई और इसकी अध्यक्षता की भारत ने। तो एक्चुअली में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है इस साल भारत के पास है 2021 के लिए। तो ये जो मीटिंग हुई अभी हाल ही में 9 मार्च से 11 मार्च पे, यहाँ पे भारत ने जो भी इवेंट्स होने वाले हैं ब्रिक्स के अंडर में तो पूरा का पूरा कैलेंडर भारत ने यहाँ पे प्रेजेंट किया इस मीटिंग में। और ये जो मीटिंग थी इसके लिए थीम रखी गई थी BRICS @ 15
इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, थीम याद रखिएगा। और ब्रिक्स के मेंबर्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में ये जब बना था तो ये BRIC था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था। नेक्स्ट अपडेट है, पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेटेड हेरात फेस्टिवल। जम्मू और कश्मीर में लोगों ने हेरात महोत्सव मनाया। तो आप सभी को पता है अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि का त्यौहार पड़ा, और ये जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है इसे जम्मू और कश्मीर में हेरात के रूप में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में 3 दिन तक चलता है, और मेनली जो कश्मीरी पंडित्स होते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो जो भगवान शिव हैं और देवी पार्वती हैं उनके मैरिज की, उनके वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हेरथ नाम है फेस्टिवल का, जो कि शिवरात्रि ही है। तो जो जम्मू और कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और समर की कैपिटल है श्रीनगर, जबकि विंटर की कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है, सुष्मिता मुखर्जी ऑथर्ड द बुक बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। सुष्मिता मुखर्जी जी ने बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नामक पुस्तक लिखी है। तो सबसे पहले तो आपको बुक का नाम याद रखना है, बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। दूसरा आपको ऑथर का नाम रखना है सुष्मिता मुखर्जी। और ये जो बुक है ये 11 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, जो कि जो वीमेंस हैं जो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आती हैं उनके लाइफ को पोर्ट्रे करती है। और ये जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी रीडोमेनिया पब्लिशिंग के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, दीपिका पादुकोण ज्वाइंस द WEF लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स। दीपिका पादुकोण WEF की यंग ग्लोबल लीडर सूची में शामिल हुई हैं। तो अभी हाल ही में जो WEF है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने 2021 के लिए अपने यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी की है, और उसमें बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं। और इस लिस्ट में टोटल 112 प्रॉमिसिंग लीडर्स को जगह दी गई है, जिन्हें फ्यूचर का लीडर बताया जा रहा है, जिनकी एज 40 साल से कम है, इसीलिए इन्हें यंग ग्लोबल लीडर्स कहा गया है। और ये जो लीडर्स चुने गए हैं ये अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो कि पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड था, या अलग अलग टाइप के मेडिकल रिसर्च के लिए कैंपेनिंग के में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इन्हीं टाइप की एक्टिविटीज़ से पूरे विश्व भर से टोटल 112 प्रॉमिसिंग लीडर्स को चुना गया फ्यूचर के लिए। तो ये जो फोरम है यंग ग्लोबल लीडर्स का, इसकी स्थापना की गई थी 2005 में क्लास शॉब के द्वारा। और जो क्लास शॉब है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलोगनी स्विट्जरलैंड। चेयरमैन है क्लास शॉब, और यहाँ का मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है, आइवरी कोस्ट प्राइम मिनिस्टर हामिद बकायोको पास्ड अवे, पैट्रिक आची बिकम्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हो गया, पैट्रिक आचे नए अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये हैं आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रधानमंत्री हामिद बकायोको, और अभी हाल ही में 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, और इनका निधन हुआ है कैंसर के कारण। और उसके बाद जो आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट हैं अलासेन ouattara, इन्होंने पैट्रिक आची को आइवरी कोस्ट के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, हामिद बकायोको और पैट्रिक आची। उसके अलावा जो आइवरी कोस्ट है यहाँ की कैपिटल है यामोसुक्रो, और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।